आवाज आ रहा है? कैन यू हियर मी? Okay, can you hear me? Who have joined? Please reply. आवाज आ रहा है आपको मेरा? Okay, that's great. So, Agastya, welcome once again to the YouTube channel. Today we will discuss the magnetic fields due to electric current, right? Uh, okay. I hope आप लोगों की आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. Agastya? How's your studies going on? Okay. Chalo. So let's start with the chapter that is magnetic fields due to electric current. इसका मतलब क्या होगा? नाम से ही समझ में आता है. Magnetic field due to electric current मतलब that the magnetic field is produced due to the flow of electric current. So we have to discuss obviously the magnetic field which will get produced due to the flow of current into the
वायर बोलो या जो भी है कंडक्टिंग मटेरियल, राइट, उस कंडक्टिंग मटेरियल में से जो करंट फ्लो होगा, उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड ऑब्वियसली दैट कंडक्टिंग मटेरियल इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मटेरियल, सो द फील्ड व्हाट विल प्रोड्यूस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के वक्त जो फोर्स रहेगा वो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स के वक्त जो फील्ड रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एंड वाइस वर्सा इज एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। जब इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा उस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोड्यूस इनटू द मेटालिक कंडक्टर, है ना, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, राइट। सो लेट अस से मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय Fm, right? Fm is nothing but the magnetic force, and remember that this magnetic force is also the vector quantity. All types of forces are nothing but the magnetic forces, right? All types of forces are nothing but vector quantities. So this magnetic force or it is a electric force, both are also the vector quantities. So यहाँ पे अगर मान के चलते हैं हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को हम रख देते हैं, राइट, तो कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा, लेट अस से दैट करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव, है ना। तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, जिसके वजह से मोशन में आएंगे मतलब दे विल अटेन द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी अटेन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। कंडक्टर के रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट फ्लो होगा, और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो दे विल मूव विथ सर्टेन वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट v बार, है ना। v बार, अब ये फोर्स वेक्टर है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। velocity vector or magnetic field vector, these are two vector quantities, and force is also the vector quantity. तो obviously है resultant अगर हमारा vector है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, and this will be applicable to the और this is possible the velocity, ये velocity किसकी रहेगी? चार्ज पार्टिकल्स की, और चार्ज पार्टिकल लेट अस से इट इज q, आई मीन q इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्लस q रहेगा या प्लस ई रहेगा, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के वक्त हम ये क्यू की वैल्यू माइनस यूज करते हैं, मतलब माइनस ई यहाँ पे हम रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देयरफॉर एफ एम बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्यू इनटू क्रॉस प्रोडक्ट है। इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वी बार और वी बार दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सॉरी, दे विल बी परफॉर्मिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो वी बार क्रॉस वी बार, इस इसका रिजल्टेंट आ रहा है एफ एम बार, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर विद वी बार एज वेल एज बी बार, है ना। इंडिविजुअल वेक्टर्स वी बार और बी बार, इन दोनों के साथ ये कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, not only perpendicular with the v bar and b bar but also perpendicular with the plane containing that v bar and b bar, है ना, उस प्लेन के साथ भी वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो मतलब जैसे कि ये, है ना, ये अगर v बार है और ये अगर b बार है ना, मेरी ये उंगली मतलब v बार है और ये उंगली b बार है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये जैसे v बार b बार, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो v बार के ऊपर उंगली को रख, ये राइट हैंड को रख दिया, घुमा दिया टुवर्ड्स b बार, थंब को आउटस्ट्रेच किया, तो थंब विल बी डायरेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये एफ एम बार, ये पेन मतलब एफ एम बार हो गया। तो दिस एफ एम बार विल बी परपेंडिकुलर विद दिस first finger as well as with this second finger, and the plane containing the two fingers, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो सरफेस है, प्लेन है, स्पेस है, उसके साथ भी ये परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब तीनों के तीनों ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट। एंड along with this fm bar is perpendicular with this space present between v bar and b bar, और प्लेन containing v bar and b bar। so इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज v into b, मैग्नीट्यूड ऑफ v bar into magnitude of b bar into
साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, राइट, that is sin theta multiplied by unit vector, that is u cap we can say, है ना. u cap is nothing but the unit vector. तो ये यूनिट के वेक्टर की डायरेक्शन जो रहेगी वही एफ एम बार की डायरेक्शन रहेगी, या एफ एम बार की जो डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी वही एफ एम बार की रहेगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, राइट. इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मॉड ऑफ एफ एम बार is nothing but equals to fm, which is equals to q into v into b into sin of theta, है ना. ये हो गया मैग्नीट्यूड fm का, ठीक है. दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स, और इसी को हम यहाँ पे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, है ना. द सेम इज कॉल्ड एज द लॉरेंट्ज फोर्स. अगर मान के चलते हैं यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, हमें ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात करनी है. say for example v bar and b bar if they are perpendicular with each other, है ना. perpendicular मतलब ये sin of theta, sin of theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin of 90, sin 90 मतलब 1, राइट. मतलब कहने का मतलब ये fm अगर मैक्सिमम देखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे रहेगा. so therefore for theta to be equals to 90 degree, that is when v bar and b bar are perpendicular with each other, एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर अगर है, then sin of theta is equals to sin of 90 degree which is equals to 1, है ना. that means sin of theta is maximum, ठीक है. और ये अगर हमने इस इक्वेशन में रख दिया, I call this as इक्वेशन नंबर 1, या इसको 1 कहता हूं, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. तो fm की वैल्यू क्या आएगी, fm is equals to q into Q इंटू वी इंटू बी. साइन थीटा का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, क्यू वी बी बचा. यहाँ से बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ एम बाय क्यू इंटू वी हो जाएगा, राइट. और यहाँ से फिर बी का मैग्नीट्यूड, बी का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या आएगा यूनिट, इस मैग्नेटिक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट इज न्यूटन अपॉन ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट इज कूलम और वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकंड. तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड, नीचे से ऊपर आएगा तो न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर, ठीक है. इसका दूसरा यूनिट क्या रहता है, टेस्ला, है ना. ये यूनिट तो सभी को पता होगा, दिस इज डिनोटेड बाय टी. एंड 1 टेस्ला, एक और यूनिट होता है गॉस, है ना, प्रैक्टिकल यूनिट जिसको हम कहते हैं. तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी विल गेट, और इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, और एफ एम इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्यू ई इनटू बी. अगर से फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों फोर्सेस, मतलब किसी एक आधे पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है, राइट. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are acting on a particle, charged particle, है ना. दोनों पार्टिकल के ऊपर अगर ये एक्ट करता है, then the total force क्या रहेगा, is F is equals to F bar is equals to electric force, that is Fe bar, plus magnetic force, that is Fb bar और Fm bar. Fm bar, Fe bar मतलब क्या, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E bar, प्लस ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V bar क्रॉस B bar. यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो Q कॉमन निकल जाएगा,
इंटू ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार, ये इक्वेशन हमें टोटल फोर्स का मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन में क्या है कि यूजुअली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज क्रॉस एनसर्कल्ड या प्लस एनसर्कल्ड। प्लस एनसर्कल्ड इज इंडिकेटिंग दैट द magnetic field, the direction of magnetic field is into the plane of the paper and perpendicular to the plane of the paper। मतलब यहाँ पे ये प्लस एनसर्कल्ड कुछ इस तरीके से आप को मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया। तो ध्यान में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, राइट। इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, राइट। और अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट अस से इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, इन प्रेजेंट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स अगर एक्सर्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, इज टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज नथिंग बट एफ एम बार, दिस इज नथिंग बट एफ एम बार, एफ एम बार, एफ एम बार, राइट। कैसे, तो ये फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनटू, तो थंब, तो करंट विल बी डायरेक्टेड इन दिस वे एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है ये टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा, और टुवर्ड्स सेंटर अगर एक्ट करेगा तो इस केस में टुवर्ड्स सेंटर जाने वाला रिजल्टेंट फोर्स व्हिच विल बी अप्लाइड टू द पार्टिकल एंड परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड जो रहेगा एफ एम बार का विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब देयरफॉर एफ एम बार, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी। क्यों है, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फोर्स भी टुवर्ड सेंटर जा रहा है, और टुवर्ड सेंटर जाने वाला वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है दैट इज नथिंग बट द एफ सी पी, राइट। तो एफ एम की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू बी, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एफ सी पी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। सो एम वी स्क्वायर बाय आर हमें मिलेगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो व्हाट विल गेट, ये वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, राइट। व्हाट लेफ्ट इज q इंटू बी, ये r को इधर शिफ्ट कर देंगे, विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इज दिस टेंजेंशियली, ना। ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये टेंजेंशियली रहेगा किसी भी पोजीशन से। ये इधर इस तरीके से रहेगा वेलोसिटी वेक्टर, ये इस तरीके से रहेगा वेलोसिटी वेक्टर, इधर ये इस तरीके से रहेगा वेलोसिटी वेक्टर। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंशियली कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। और mv मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दैट इज नथिंग, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या बन रहा है, दैट लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल्स टू q into b into r it is। so this is cyclotron formula, है ना। ये हो गया साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर। अब ये साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ध्यान में रखना कि ये आने के चांसेस रहेंगे इस बार। और इसका ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पे साइक्लोट्रॉन एसिलरेटर, क्यों इसको एसिलरेटर कहते हैं ये समझना है हमें। एसिलरेटर मतलब क्या है, जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते हुए जानी चाहिए, तो वो बढ़ेगी तो उसको एसिलरेटर बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। लेट अस से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दो डी हमने कंसिडर किए हैं, डी लाइक स्ट्रक्चर। एक है D1 और एक है डी। डी फॉर डॉग वाला कैपिटल डी है ना, ये डी, ये दूसरा डी, इसको D1 कह दिया, इसको D2 कह दिया। दोनों ऑब्वियसली मेटालिक मटेरियल से बने, मतलब कंडक्टर्स है, जिसमें जिनको हमने एसी सप्लाई दे दिया। अब एसी सप्लाई दे दिया मतलब एसी कैसा रहता है, इज लाइक दिस, ठीक है। तो मान के चलते पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हम देंगे तो ये अपर टर्मिनल विल बी एट हायर पोटेंशियल, लोअर टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। मैं इधर शो करता हूँ, हायर लोअर। अब ये हायर मतलब ऑब्वियसली कैपिटल डी, मतलब D1 जो है ये हायर पोटेंशियल पे जाएगा और D2 जो है ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा। D1 हायर पोटेंशियल, D2 लोअर पोटेंशियल, बीच में हमारे पास ये एक आयन है एट द वेरी सेंटर, यू कैन कंसीडर O पॉइंट वगैरह, मिड पॉइंट, ये है आयन। और ये आयन जो है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से इट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या, अब ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब ये कैपिटल D1 जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और D2 जो है ऊपर वाला D, मतलब D1 हायर पोटेंशियल और D2 नीचे वाला D लोअर पोटेंशियल पे है। तो इसके वजह से ये हायर पोटेंशियल की तरफ पहले ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर से सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये पहले सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ऊपर गया, है ना। D1 ने उसको एब्जॉर्ब अट्रैक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल धीरे धीरे क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड ये मैक्सिमम यहाँ पे अटेंड करेगा, उसके बाद वो जीरो होगा मैग्नीट्यूड। तो जीरो कहाँ पे होगा, 180 डिग्री पे। तो ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन जो है ये गोल घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, इसकी मोशन में भी थोड़ा सा चेंज आते जाएगा। तो ये मोशन धीरे धीरे सर्कुलर मोशन होते जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आएगी। अब निगेटिव हाफ साइकिल की वजह से क्या होगा कि जो ऊपर वाला डी जो अभी पॉजिटिव पोटेंशियल पे था, हायर पोटेंशियल पे था, वो अभी लोअर पोटेंशियल पे आ गया, और नीचे वाला डी ये हायर पोटेंशियल पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, राइट, ये नीचे वाले डी की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका चार्ज है नेगेटिव और नीचे वाले डी का चार्ज है पॉजिटिव, तो ये यहां से निकलेगा और इधर जाएगा। अब इस दौरान हो क्या रहा है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ऊपर वाला डी निगेटिव हो गया, तो ऊपर वाला डी उसको रिपेल करेगा और नीचे वाला डी उसको एब्जॉर्ब सॉरी अट्रैक्ट करेगा। मतलब इधर रिपल्सिव फोर्स, इधर अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जब वो इधर से निकलेगा तब एक्सीलरेट होगा, मतलब तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये उसको और खींचेगा, मतलब डबल से फोर्स उसको उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर वापस से निगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। ऐसे करते करते ये एक्सीलरेट होते जाएगा, जैसे जैसे उसका एक्सीलरेशन होते जाएगा ये गोल घूमते 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 एक पॉइंट से वो एप्लीकेशन पर्पस के लिए बाहर भेजा जाएगा, राइट। इसका एक्सीलरेशन की वजह से इसका सर्कुलर ट्रैक जो है ये बढ़ते जा रहा है ना, ऑर्बिट जो है, सर्कुलर ऑर्बिट जो है ये बढ़ते जा रही है। क्यों, क्योंकि हर व्हेन इट विल बी शिफ्टिंग और जंपिंग फ्रॉम D1 टू D2 और D2 टू D1, वो एक्सीलरेट हो रहा है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो बढ़ते हुए जा रहा है, उसकी रेडियस जो है ये बढ़ती हुई जा रही है। जिस रेडियस से ये बाहर जाएगा, राइट, जिस रेडियस से ये बाहर जाएगा, ये सेंटर है, तो ये इस रेडियस से बाहर जा रहा है, तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज एग्जिट हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम आर एग्जिट कहते हैं। तो दिस इज हाउ द सिंपल ऑपरेशन ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हर वक्त
एक डी से दूसरे डी, दूसरे डी से पहले डी, पहले डी से दूसरे डी, दूसरे डी से पहले डी, ऐसे आते समय बढ़ती हुई जाएगी। दैट्स व्हाई द नेम इज एक्सीलरेटर। और यहाँ पे ये साइक्लोट्रॉन मोशन परफॉर्म करता है, मतलब हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन मतलब जैसे कि जो पेन के अंदर का स्प्रिंग रहता है ना, दैट मोशन, दैट शेप इज नथिंग बट द हेलिक्स, है ना। तो वो जो मोशन अगर वहां पे ऐसे पाथ में अगर वो मोशन परफॉर्म करता है जहां पे वो गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज हेलिकल मोशन। तो इस समय में इसको एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय मतलब टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा टाइम पीरियड? देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल और आयन of an ion, that is electron here, is, क्या होता है टाइम पीरियड? t is equals to स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक रोटेशन को लगने वाला समय मतलब टाइम पीरियड है, राइट। तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक सरकमफरेंस जितना, मतलब 2 पाई इंटू रेडियस उस सर्कुलर पाथ की। तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय v इट इज। और v की वैल्यू क्या है? v हम फाइंड आउट करेंगे ये साइक्लोट्रॉन फॉर्मूले से, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर वाले फॉर्मूले से, राइट। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो बट बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला दैट इज एम वी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर। यहाँ से वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, स्पीड अगर फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा। ये वेलोसिटी को उठाएंगे यहाँ से इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू आ गई क्यू बी आर बाय एम, तो इट इज क्यू बी आर बाय एम, राइट। ये आर आर यहाँ पे कैंसल, एम ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द आयन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। से दिस एज इक्वेशन नंबर ओके 1। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमें मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी एन क्या रहती है? एन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड रहती है, राइट। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 1 बाय, ये टी के जगह पे आएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो एन विल बी इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई एम। रेसिप्रोकल होने की वजह से डायरेक्ट भी इसको, इसका रेसिप्रोकल लेके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore, the kinetic energy of an ion is, आयन की काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? के ई, मतलब इसको ई के से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट ये है क्यू बी आर बाय एम। तो उस क्यू बी आर बाय एम की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो देयरफॉर हाफ एम इंटू क्यू बी आर बाय एम, उसका क्या है? स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, राइट। एक एक एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये एम एम कैंसल, तो ई के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर
divided by 2 into m. This is nothing but the kinetic energy of the ion with respect to individual ऑर्बिट. जो जो ऑर्बिट की जो जो रेडियस रहेगी वो यहाँ पे रख देंगे. मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, क्यू विल बी सेम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सेम. तो ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम लिख सकते हैं हम, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और अगर हमें जिस रेडियस पे वो बाहर निकलेगा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, जहां से वो एग्जिट होगा उस रेडियस पे या उस ऑर्बिट की हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आयन इन इट्स exiting in its orbit, okay, exiting orbit is क्या करेंगे, ई के इसके सफिक्स में एग्जिट लिख देता हूँ, मतलब एग्जिट ऑर्बिट की आयन की मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, चार्ज वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर एज इट इज रहेगी, बस आर के जगह पे आर एग्जिट आ जाएगी. तो एग्जिट रेडियस और रेडियस ऑफ एग्जिटिंग ऑर्बिट अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज हेलिकल मोशन. अब हेलिकल मोशन अभी हमने जो देखा वही मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. अब मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है, आयन कैसे जा रहा है, ये यहां से ये इस तरीके से जाते जा रहा है ना. वो आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो है दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, राइट. और इसी डायरेक्शन में अगर वो आयन ट्रेवल कर रहा है, राइट, सेम डायरेक्शन में अगर वो आयन ट्रेवल कर रहा है मतलब वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कोई तो भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. कोई भी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं इस पोजीशन को कंसीडर करता हूँ. एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, राइट, लाइक दिस. ये पोजीशन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली. इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, आयन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से जाएगा वो आयन, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई. ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये दिखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे. तो एक वेलोसिटी का ये वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज वी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है इसीलिए वी पैरेलल से डिनोट किया. और एक जो है ये कंपोनेंट हमें मिलेगा, दिस इज वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है वो है वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट. और इस वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट के वजह से अब आयन जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा. कैसे, अगर हमने यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एफ एम इज इक्वल्स टू ड्यू टू ए चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी पैरेलल एंड वी बार. तो एफ एम बार इज इक्वल्स टू वी पैरेलल बार वी पैरेलल वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज बी बार. तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पैरेलल सॉरी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, राइट. अब ये v पैरेलल और v बार दे आर अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ है मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री पैरेलल हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया तो एफ एम बार विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी पैरेलल इंटू बी इंटू साइन ऑफ 0. एंड देयरफॉर इसके वजह से ये जो वैल्यू हमें मिलेगी एफ एम बार की इज इक्वल टू क्यू इंटू, ओके,
यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ और इधर से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो बार हटा देते हैं, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू साइन जीरो इज जीरो, तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, या एफ एम बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, है ना। तो इट इज नॉट अफेक्टिंग एट ऑल। तो ये मतलब ये वी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल ट्रेवल द इलेक्ट्रॉन और आयन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वही परपेंडिकुलर वेक्टर देखते तो वो हो जाएगा 90, मतलब वहां पे वो सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। सो देयरफॉर वी पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन ऑफ एन आयन, आयन के लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन वही उसका पैरेलल कंपोनेंट, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर देखते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो इट्स देयरफॉर एंड वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ एन आयन, आयन के सर्कुलर मोशन, मतलब अगर हमने वो एफ एम बार यहाँ पे भी फाइंड आउट करते हैं, या एफ एम इट इज क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, तो एफ एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इट इज क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। q into v perpendicular into b. So this is non-zero value which will be responsible for the ये fm बार प्रेजेंट है, मतलब fm बार के वजह से मॉलिक्यूल आयन जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट फाइंड आउट करते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स का अभी हमने इक्वेशन देखा, क्या है, क्या आया, मैग्नेटिक फोर्स is given by F m will be equals to Q into V bar cross B bar it is, right, V bar cross B bar। अब ये यहाँ पे वेलोसिटी ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक डॉट एनसर्कल्ड मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली है बी बार। डॉट एनसर्कल मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अब हमारे तरफ आ रही है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड कमिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, उसमें हमने एक ये येलो कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वायर है, उसमें से हमने करंट को पास कराया। लेट अस से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये करंट मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वजह से फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। करंट की जो डायरेक्शन रहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वही उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी, और यहाँ पे इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन टू द राइट है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे तरफ आ रही है, वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। देन वेयर विल बी द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, तो राइट हैंड का यूज करते हैं, है ना। फर्स्ट फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट जा रहा है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड हमारे तरफ आ रही है, तो मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब को अगर आउटस्ट्रेच करते हैं तो थंब विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो थंब जा रहा है ऊपर, इसलिए यहाँ पे से मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड इन डायरेक्शन, मतलब डायग्राम के हिसाब से। तो एफ एम बार इज दिस। ठीक है, यहाँ पे द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर लेट अस से इट इज एल। अभी इतना ही कंडक्टर रहेगा नहीं वायर, तो लेट अस से
एल, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल लेंथ, जहां पे हमें, जिसका यूज करके हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है ना। तो ये है कंडक्टर की लेंथ, दिस इज कैपिटल एल, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो दिस बिकम, अच्छा ये वेलोसिटी अभी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स दैट द इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, जिसके वजह से वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। दैट मींस द वेलोसिटी विल बी अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग होगी वहां पे, फ्रिक्शन होगा, जिसके वजह से उस वेलोसिटी को हमने वीडी बार से डिनोट किया है, राइट। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो दिस एफ एम बार is nothing but equals to q into vd into b into साइन ऑफ थीटा into यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यहां से मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एफ एम, ओके ठीक है, एफ एम को बाद में निकालते हैं, राइट। बट ये चार्ज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम होता है ना। कैसे, तो करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, क्यू बाई टी, राइट। तो चार्ज यहां से फाइंड आउट करेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा, टी इधर आई के तरफ आ जाएगा, राइट। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्या है, टी इज नथिंग बट द टाइम। तो टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लेंथ दैट इज एल हो गए, तो एल बाय स्पीड, और यहाँ पे स्पीड है ड्रिफ्टिंग स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, और ये यहाँ पे वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल, सॉरी उल्टा हो गया, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और डिस्टेंस मतलब लेंथ है, दैट इज डिवाइडेड बाय वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एल बाय वी डी रख दिया। ये क्यू की वैल्यू यहां से उठाएंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं, व्हाट विल गेट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट विल गेट, एफ एम बार इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी डी, ओके, क्यू की वैल्यू रखनी रहेगी, तो क्यू की वैल्यू आई इंटू एल बाय वी डी मल्टीप्लाइड बाय आई, क्यू की वैल्यू हो गई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, है ना, ये वी डी गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट लेफ्ट टू अस, क्या बच रहा है हमारे पास, एफ एम बार, therefore fm bar will be equals to I into L into B into unit, sorry, into sin theta into unit vector u cap। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, therefore fm bar will be equals to current I will remain as it is, right, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसा है, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो दे विल बी 90 डिग्री विद ईच अदर, और 90 डिग्री अगर है तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री रख सकते हैं। पर अगर 90 डिग्री नहीं होता है ना, तो ये क्या होता, लेंथ वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया होता। तो आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार, एल बार क्रॉस बी बार को सिंप्लीफाई करते हैं तो एल इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, है ना। So this is the vector form wala equation, that is fm bar which is equals to, so this has equation number
टू, और अगर हमने साइन थीटा को मैक्सिमम कर दिया तो ये इक्वेशन हो जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब दैट इज एल बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या आएगा, एफ एम बार इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू यूनिट वेक्टर यू कैप, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो मॉड ऑफ एफ एम बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ एम हो जाएगा, राइट। और यूनिट वेक्टर को हटा दो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई इंटू एल इंटू बी। so this is the magnitude of this magnetic force, right? इक्वेशन 3। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स ही हमें फाइंड आउट करना है ऑन अ आर्बिट्ररी शेप वायर कैरिंग अ करंट। आर्बिट्ररी शेप मतलब इंस्टेंटेनियसली वायर का जो भी शेप हमें मिलेगा दैट शेप इज नथिंग बट द आर्बिट्ररी टेम्पररी शेप यू कैन कंसिडर। अब मान के चलते हैं इस वायर में से एक करंट फ्लो रहा है दैट इज से आई, आई इज नथिंग बट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें लेंथ की वैल्यू नहीं पता है ना, लेंथ कितनी है ये नहीं पता, तो हम करेंगे क्या, वी विल कंसिडर एक डिफरेंशियल लेंथ वायर कंसिडर करेंगे, मतलब डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द लेंथ कंसिडर करेंगे। तो लेट अस से ये इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, है ना। इतनी बड़ी लेंथ में से सिर्फ इतना सा पोर्शन मैंने अगर यहाँ पे कंसिडर किया तो दिस इज डीएल, है ना, ये हो गया डीएल। इस डीएल के वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है ना। इसमें से भी करंट वही फ्लो होगा दैट इज आई, आई इतना ही करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सो देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज क्या आएगा, एफ एम बार विल बी इक्वल टू क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी का यूज करेंगे दैट इज आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरे लेंथ के वजह से हमने फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पे अभी इस केस में क्या किया, डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर की, तो डिफरेंशियल लेंथ के वजह से डिफरेंशियल लेंथ अगर लिखते हैं तो ये क्या है, आई इंटू एल क्रॉस बी बार है, सॉरी एल बार क्रॉस बी बार है, तो ये लेंथ कैसी है, डी एल है, डिफरेंशियल लेंथ है, तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर हो जाएगा मतलब डी एल बार हो जाएगा ये, राइट। डी एल बार क्रॉस बी बार हो जाएगा। और अगर डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, ये भी डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज डी एफ एम बार, राइट। तो देयरफॉर हमें डी एफ एम बार नहीं चाहिए, हमें एफ एम बार चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेटिंग above equation what we'll get, we get it is integration of dfm bar will be equals to integration I into dl bar क्रॉस b बार, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dfm बार क्या आ जाएगा, fm बार आ जाएगा, सो देयरफॉर fm बार इज इक्वल्स टू आई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल के लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू रहेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल को देंगे मतलब डी एल बार ही होगा क्रॉस डी बार। मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे क्या, नहीं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ होगा, इसलिए इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार को डाल देंगे ब्रैकेट में, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। कैन बी आस्क यू ओनली फॉर 2 मार्क्स इन सेक्शन बी। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज्ड सर्किट
क्लोज सर्किट मतलब क्लोज लूप के लिए की हम बात करेंगे। क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या फॉर्मूला आया था, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे अब भी थोड़ी देर पहले वाला। एफ एम बार इज इक्वल टू आई इंटू डी एल बार, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बार क्रॉस बी बार, राइट। सो एफ एम बार is equals to I into integration of dl bar क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बार। अब ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप में इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो ऐसे डीएल के कितने सेक्शन बनेंगे, एन नंबर ऑफ सेक्शन, जिसके वजह से बहुत सारे डीएल बार डीएल 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 हमने कंबाइन कर दिए तो ये लूप बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। और क्लोज लूप का इंटीग्रेशन वेक्टर लॉ के हिसाब से क्या आएगा, इंटीग्रेशन बट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन दैट इज ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन डीएल बार आ जाएगा। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये अगर यहाँ पे हमने रख दी तो देयरफॉर एफ एम बार इज इक्वल टू आई इंटू जीरो इन क्रॉस बी बार। अब ये जीरो मतलब जीरो बार हो जाएगा, तो जीरो बार एंड देयरफॉर एफ एम बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जीरो बार आ जाएगा। जीरो बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर हमें मिल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम बार क्या आ जाएगा, देयरफॉर एफ एम बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ एम विच इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, जस्ट विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes। ओके, the next topic is nothing but the torque acting on a current loop। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। टॉर्क होता क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। वी हैव टॉर्क इज इक्वल्स टू लीनियर, टॉर्क मतलब क्या, रोटेशनल फोर्स है ना। तो रोटेशनल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू लीनियर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एकदम सा बेसिक सा फॉर्मूला है, राइट।
राइट। तो टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ और लीनियर फोर्स मतलब एफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग लूप है, मतलब डेफिनेटली ये फोर्स जो रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। सो इट इज एफ एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक वाला एकदम फॉर्मूला जिससे हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एफ एम की वैल्यू हमें पता है, बस अभी आपको सिर्फ इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। क्या है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ले लिया, राइट। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, येलो कलर के एरोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, और करंट जो कैरी हो रहा है, करंट ये एक हमने रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है ये आई 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 आई। ठीक है, आई इज नथिंग बट द करंट। कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं, इसकी रोटेशन क्या रहती है वो हम समझ लेंगे, है ना। करंट ऑब्वियसली एक्सटर्नली हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई करके ही हमने ये करंट फ्लो करवाया है। ठीक है, तो कोई भी एक साइड हम कंसिडर कर सकते हैं, एडी बोलो, एडी और बीसी मत कंसिडर करना, वहां से रोटेशन क्या रहेगा वो नहीं समझ में आएगा। एक तो सीडी कंसिडर करो या तो बीसी कंसिडर करो। अगर हमने बीसी कंसिडर किया तो बीसी में करंट कैसे आ रहा है, बी से डी, सॉरी बी से ए, बी से ए मतलब हमारे तरफ, तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, तो नॉर्थ से साउथ, तो ये मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब को अगर हमने आउटस्ट्रेच कर दिया तो थंब किधर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, किस साइड के लिए, ए बी साइड के लिए। अब ऑब्वियस है कि अगर ए बी साइड ऊपर जा रही है तो नो डाउट ये सी डी साइड जो है वो नीचे ही जाएगी, रोटेशन परफॉर्म करेगा ना, टॉर्क है तो। तो यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जा रहा है, मतलब मोशन की डायरेक्शन इसकी ऊपर है। इसकी अगर ऊपर है मोशन की डायरेक्शन तो ये वाली साइड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इधर डायरेक्ट करेगा, बराबर है। तो एफ एम बार इसको साइड वन साइड टू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एफ एम बार का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो ये ए बी मतलब कौन सी साइड हो गई, ये ए बी साइड हो गई। इसके ऊपर मान के चलते हैं ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो है F1। ठीक है, F1 है, राइट। और F1 इसके अपोजिट है CD, इसके ऊपर दूसरा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बस उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, अलग रहेगी, राइट। तो ये इसको हम F3 ले लेते हैं क्योंकि AD और CD इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो AD और CD इनका फोर्स क्या रहेगा, लेट अस से दिस इज F2 और ये हो जाएगा F4। बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि F2 और F4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे सर, फिर F3 और F1 ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, ध्यान दो। F1 जो एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, F1 इज एक्टिंग ऑन, सॉरी यस, F1 इज ऑन ये F1, ये F3 हो गया, और F2 इज ऑन AD, AD मतलब ये है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर से इधर रहेगी, दिस इज नथिंग बट F2, राइट। और F4 कहां पे एक्ट कर रहा है, CD, सॉरी BC, तो ये BC है, इसके इस डायरेक्शन में F4 है। अब F2 ये है, राइट। F2 और F4 इनको अगर आप देखेंगे तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप एक्ट कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप है, इसका मतलब ये F4 और F2 इनका लेंथ I इंटू एल बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स रहता है, Fm इज इक्वल टू I इंटू एल इंटू बी।
सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। बीसी की जो लेंथ रहेगी वही एडी की लेंथ रहेगी, मतलब लेंथ इज आल्सो कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। और करंट दोनों में सेम ही फ्लो हो रहा है, आई आई आई, सभी में से करंट आई ही फ्लो हो रहा है। मतलब क्या, तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, एग्जैक्टली अपोजिट है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। मतलब रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस रहेंगे क्या, ये नहीं रहेंगे। कौन से फोर्सेस रहेंगे, तो ये Fm1 और Fm3, मतलब F1 और F3, इतने ही दो फोर्सेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये एक्सिस जो है वो बराबर मिड पॉइंट से ट्रेवल करेगी, दोनों साइड्स के, ये BC और AD के, है ना, सेंटर से। तो ये मोमेंट आर्म हम जब लेंगे तब बराबर उसके सेंटर से, मतलब हाफ ऑफ लेंथ लेंगे। और इसकी लेंथ किससे डिनोट की है, L2 से, तो हाफ ऑफ L2 एट पर्टिकुलर एंगल रहती है, इसलिए साइन ऑफ थीटा आता है मोमेंट आर्म में, राइट। और बाकी ये F1 और F3 ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है या एक्सिस जो है वो सेम एक्सिस पे नहीं है ना। मतलब ये Fm1 ये ऊपर जा रहा है, या F1 ऊपर जा रहा है, F3 नीचे जा रहा है, लेकिन ये अलोंग द सेम लाइन है क्या, अलोंग द सेम एक्सिस है क्या, नहीं। ये दोनों फोर्सेस का इनका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, लेकिन एक्सिस अलग अलग या लाइन अलग, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जबकि इनकी इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और एक्सिस भी सेम है, सेम एक्सिस के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, लेट अस कैलकुलेट। तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करते हैं तो ये Fm जो है ये F3 के वजह से और F1 दोनों के वजह से एक्ट करेगा, राइट। सो देयरफॉर व्हाट Fm इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आता है, इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ F1 F1 प्लस F3 प्लस F3, राइट। इसका कमेंट लिखते हैं। F2 और F4 ये नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि F2 सिंस F2 एंड F4 हैज सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में therefore F2 and F4 cancels each other, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बचा क्या फिर F1 प्लस F3, तो देयरफॉर Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू क्या है, ILB, तो करंट उसमें से फ्लो रहा है I, और थर्ड वाले मतलब ये इसमें से भी, दोनों में से सेम करंट फ्लो रहा है I। दोनों की लेंथ क्या है, ये और ये सेम है, एंड दैट इज नथिंग बट L1, है ना, इज डिनोटेड बाय L1। तो L1 इधर भी आएगा, L1 इधर भी आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये बी बी, तो I L1 B तो देयरफॉर Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स I L1 इंटू बी हो जाएगा। ये हो गया Fm की वैल्यू, एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू क्या होगा, इज मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि L1 सॉरी L2, मतलब BC और AD एक्सिस कहां से जा रही है, इनके बराबर सेंटर से जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, बराबर सेंटर से ट्रेवल करेगी क्योंकि वो एक्सिस है, राइट, रोटेशन की। तो इसीलिए ये हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ L2 इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये हो गया मोमेंट आर्म। इन दोनों को Fm और मोमेंट आर्म दोनों को उठाएंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, so therefore from equation 1 what we'll get is nothing but torque is equals to force, that is Fm, is 2 times I into L1 into B into 1 by 2 moment arm की वैल्यू 1 by 2 L2 into sin of theta।
इसमें एक दो और डायग्राम ड्रॉ करके दी है, वो उन डायग्राम्स के पीछे मत पड़ना, ये दो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, मोमेंट आर्म की वैल्यू ध्यान में रखना, हाफ ऑफ L2 sin थीटा, राइट। तो वो मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, एंड व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड इज 1 2 2 कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू I into L1 into L2 into B into sin ऑफ थीटा, ये हो गया टॉर्क। और L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसकी एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो ये I इंटू L1 इंटू L2, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया रख सकते हैं। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा, दिस इज टॉर्क। ये टॉर्क जो आया है वो एक लूप के लिए आया है, ऐसे कितने लूप्स ले सकते हैं, n नंबर ऑफ लूप्स ले सकते हैं। सो देयरफॉर फॉर n नंबर ऑफ लूप्स और टर्न्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू, एक लूप के लिए इतना है, n नंबर ऑफ लूप्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, n i a b इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ये मैक्सिमम हो गया है ना, 1 ये 2 बोल देते हैं, फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री मतलब 1, दैट इज फॉर मैक्सिमम। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या है, क्या एन आई ए इंटू बी, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय यू, तो यू एम हो जाएगा, इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू बार, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज बी बार, ठीक है। तो इट इज म्यू बार क्रॉस बी बार, बट दिस इज अगेन, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन रहेगी अपोजिट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सो माइनस ऑफ म्यू बार क्रॉस बी बार। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो यू एम इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो म्यू बार डॉट बी बार आएगा, पोटेंशियल एनर्जी से यूनिट व्हाट यू कैन से स्केलर क्वांटिटी ना, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू इनटू बी, राइट, म्यू इनटू बी इनटू डॉट प्रोडक्ट है मतलब cos थीटा आ जाएगा। तो ये हो गई यू एम की वैल्यू, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इस हिसाब से थीटा के ऊपर वो डिपेंड करता है कि ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम। अगर मान के चलते फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लिया, मतलब म्यू इंटू बी, म्यू बार और बी बार, म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी को एम से भी डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट, राइट, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो cos ऑफ थीटा हमें क्या मिलेगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, cos 0 1 हो गया तो यूएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज माइनस ऑफ म्यू बी, है ना, माइनस ऑफ म्यू बी मतलब क्या, कैन यू से दिस इज यू मिनिमम, है ना, ये हो जाएगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड अगर हमने इफ और फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 9 सॉरी 180 डिग्री अगर हम लेते हैं, राइट, मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा, एंड cos 180 डिग्री इज व्हाट, -1,
ये अगर हमने इक्वेशन 1 में पुट अप कर दिया, दिस इज इक्वेशन 1, सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, सो देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू इंटू बी इंटू -1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू म्यू बी। तो कैन यू से दिस इज नथिंग बट यू maximum? Yes, this is u max, that is maximum potential energy we will get at 180 degree, and minimum we will get it as 0 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री रखेंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही मिलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट गोइंग टू टेल अस अबाउट द बायट-सावर्ट लॉ। This is the most important topic because based on that we will be having some applications। इसमें क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस एनसर्कल, मतलब ही हमसे दूर जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो क्रॉस एनसर्कल्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने आर्बिट्ररी शेप वायर ले लिया जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इतने में इसमें से कितना करंट आई के फ्लो होने की वजह से कुछ एक डिस्टेंस पे हम एक खासा पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर कितना फोर्स, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो होगा क्या, ओके ये आई एक करंट फ्लो रहा है इस रैंडम आर्बिट्ररी शेप वायर में से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल, क्योंकि इतने बड़े लेंथ वायर की लेंथ हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और उस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया डीएल, दैट इज डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट में से भी जो करंट फ्लो होगा वो करंट कौन सा रहेगा, सेम, दैट इज आई। तो इसमें से फ्लो हो रहा है आई ये करंट, है ना, आई ये करंट, लेकिन ओके आई ये करंट हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हमें यहाँ पे मिलेगा, लेट अस से दैट फोर्स विल बी प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस एट पॉइंट पी, प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी, जो कि इस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट से कुछ आर इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, राइट, इट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, तो डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी रहेगी, इज ऑब्वियसली डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डीबी। इस डीबी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो डीबी विल बी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब अगर डीएल में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एक करंट लेंथ, ये है डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हमें मिलेगा डिफरेंशियल करंट लेंथ एलिमेंट वेक्टर, है ना, आई मीन करंट लेंथ एलिमेंट वेक्टर। तो करंट लेंथ दोनों आएंगे उसमें और वेक्टर भी है। तो यहां से अगर मैंने वो और वो रहेगा इस डीएल के साथ टेंजेंशियली, तो यहां से अगर मैंने ये टेंजेंशियल ड्रॉ कर दिया, तो दिस बिकम्स द करंट लेंथ एलिमेंट वेक्टर, दैट इज आइडियल बार। और इस आइडियल बार और ये आर बार, इसके बीच का जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा। So the theta is nothing but the angle between the position vector of P, point P, तो ये हो जाएगा आर बार। आर बार और आइडियल बार इसके बीच का जो एंगल रहेगा, दैट इज नथिंग बट थीटा, पोजीशन वेक्टर एंड करंट लेंथ एलिमेंट वेक्टर। तो आर बार क्रॉस आर बार और आइडियल बार इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो फिर बायट-सावर्ट लॉ कहता क्या है, दिस मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current, right, or magnitude of current length element, that is ideal. The same magnetic field is directly proportional to the sine of angle theta between the
position vector r bar and ideal bar, that is current length element vector, right? And the same magnetic field is inversely proportional to the square of the position magnitude of position vector of point P where the magnetic field is supposed to be calculated या generated. ये point P के ऊपर जो magnetic field produce हो रही है उस point के distance का के स्क्वायर के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है. तो इन तीनों इक्वेशन को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो व्हाट आई विल गेट. सो देयरफॉर कंबाइनिंग above equations, what we'll get, dB is proportional to I dl और sin थीटा. ये न्यूमरेटर में तो I into dl into sin of थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे, इक्वल टू आएगा तो dB इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू 0 बाय 4 पाई इनटू I dl इनटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो दिस इज the magnitude of magnetic field, differential magnetic field, what is produced due to the current length element or differential length element through which the current is flowing at point P at a distance of r. ठीक है. अब इसको वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. क्या करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए? ये थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल रहेगा? आइडियल बार और आर बार इसके बीच का एंगल रहता है ना, आइडियल बार और आर बार. पर न्यूमरेटर में आर नहीं है तो ला सकते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट विल गेट, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई इनटू I into dl into r into sin of theta divided by r cube. आर आर कैंसिल होगा, न्यूमरेटर का आर निकल जाएगा, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर रहेगा है एज इट इज. तो आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. अब इसको ये आइडियल बार और आर बार इसके बीच का एंगल रहता है ये थीटा, तो देयरफॉर dB बार विल बी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल बार क्रॉस आर बार. ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दिस इज से मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं. ठीक है. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीबी बार, राइट. अब इस अच्छा ये वेयर म्यू 0 क्या होता है? वेयर this mu 0 is permeability of free space. इसकी वैल्यू क्या रहती है? म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. यूनिट क्या रहेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इज, ये इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इज टेस्ला, तो टेस्ला हो गया. ये लेंथ का यूनिट मीटर, ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर. आर स्क्वायर होने की वजह से मीटर और मीटर कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में मीटर बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो मीटर. साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं रहेगा और आई ये नीचे जाएगा तो आई का यूनिट इज एम्पियर, सो पर एम्पियर. तो ये हो गई म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर यूनिट एम्पियर. ठीक है. तो ये हो गया बायट-सावर्ट लॉ. इसी को अप्लाई करेंगे फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर. अब ये लॉन्ग वायर कहां तक के जा रहा है? कहां तक के जा रहा है ये हमें नहीं पता. सो वी कैन से इट इज मूविंग अप टू द इंफिनिटी. ये इधर किधर जा रहा है ये भी नहीं पता, तो इट इज ऑल्सो मूविंग अप टू इंफिनिटी. लेंथ कभी नेगेटिव नहीं रहेगी तो इसलिए माइनस इंफिनिटी नहीं दिया है. बट हमें यहाँ पे इस और इस वायर में से जो करंट फ्लो रहा है वो है आई. इस करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो लेट अस से ये एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, राइट. इस पॉइंट से, राइट, इस पॉइंट से आर इतने डिस्टेंस पे, कैपिटल आर इतने डिस्टेंस पे
एक पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पर ये कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम द डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट ही कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो ये इधर मैंने कंसीडर कर दिया। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट यहीं पे कंसीडर करना है। अगर किसी की इच्छा हो गई तो डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट वो यहाँ पे भी कंसीडर कर सकता है, इस जगह पे। तो ये हो गया डीएल। इसमें से करंट आई फ्लो रहा है, तो आइडियल बार क्या रहेगा, दैट आइडियल बार विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो दिस इज आई इंटू डीएल बार। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू डीएल बार, राइट। तो ये डीएल से, राइट, डीएल से या आइडियल बार को आप यहाँ पे डीएल के साथ टेंजेंशियली भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो टेंजेंशियली ड्रॉ किया तो एंगल या डायरेक्शन समझने के लिए इजी जाएगा। और यहाँ से इतने डिस्टेंस पे, ये आर इतने डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी है, राइट। सेम यू कैन ड्रॉ इट ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। तो आइडियल, अभी हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो वो एंगल कहाँ का रहेगा, तो एंगल इज प्रेजेंट बिटवीन आइडियल बार एंड आर बार, है ना। तो व्हाट इज आइडियल बार एंड व्हाट इज आर बार, तो ये आइडियल बार ऊपर जा रहा है और आर बार ये है, तो इनके बीच का ये एंगल मतलब हो गया थीटा, राइट। इधर अगर देखेंगे तो आइडियल बार ऊपर जा रहा है और ये आर बार है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। चलो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बायट-सावर्ट लॉ ही यूज करेंगे। तो क्या कहता है बायट-सावर्ट लॉ, लेट अस अप्लाई। So therefore, Biot-Savart law क्या कहता है, बायट-सावर्ट लॉ दैट इज dB is equals to mu 0 by 4 pi I into dl into sin of theta divided by r square। हमेशा कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में बायट-सावर्ट लॉ यूज करना है तो ध्यान में रखना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ही यूज करने, क्रॉस प्रोडक्ट की यूज करने की, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेट अस आई कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट जो क्यू अज्यूम किया है, ये पॉइंट मतलब डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट जो है वो यहां से लेट अस से एल इतने डिस्टेंस पे है, राइट। तो ये नीचे वाला भी एल ही डिस्टेंस पे हो जाएगा, एल इतने डिस्टेंस पे है। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये पॉइंट मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये वायर जो है वो इधर से मतलब 0 टू इधर इंफिनिटी जा रहा है और नीचे 0 टू इंफिनिटी जा रहा है। मतलब ये मिड पॉइंट कंसीडर करने की वजह से ये वायर के दो इक्वल टुकड़े हो गए, इक्वल पार्ट हो गए, और दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर प्रोड्यूस होगी। और दोनों हाफ इक्वल होने की वजह से, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने की वजह से, जो इसके वजह से डीबी प्रोड्यूस होगी, तो इस डीएल के वजह से भी इधर डीबी मतलब डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये दोनों सिमेट्रिकल होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब 2 टाइम्स डीबी हमें मिलेगा, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी। और वो 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो दोनों पार्ट के हिसाब से, सो देयरफॉर ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड at P is 2 टाइम्स dB, राइट। तो अगर हमें B फाइंड आउट करना है तो इट विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, ये 2 टाइम्स dB का, विल बी 2 टाइम्स dB। अब ये dB की वैल्यू कहां से देंगे, इक्वेशन 1 से।
सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 2 को बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 2 क्यों लिया? ड्यू टू this is due to upper and lower part of wire, है ना, दोनों पार्ट की वजह से हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसलिए 2 को बाहर कर दिया, डीबी की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखेंगे, दैट इज म्यू 0 बाय 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इट इज। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये म्यू 0 बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर आई भी कांस्टेंट है, तो उनको सबको बाहर कर देते हैं, तो इट इज 2 म्यू 0 आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन किसका किसका रहेगा, 0 टू इंफिनिटी dl into sin of theta upon r square. Let me call this as equation number 2. राइट, यहाँ पे 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 2 जा बचेगा। ठीक है, हाँ, अब ये dl और sin थीटा, इनकी dl sin थीटा और r स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले तो sin थीटा निकाल लेते हैं, क्या आएगा sin थीटा, देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या है साइन ऑफ थीटा, डायग्राम को अच्छे से देखो, यहाँ पे थीटा इधर है, अब थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये नहीं जम सकता, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई, मतलब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, ये टोटल एंगल पाई मतलब 180 डिग्री, इसमें से थीटा निकल गया, तो ये बचा हुआ पाई माइनस थीटा होगा, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब ही साइन थीटा होता है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो इधर वाले दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे वाले में देखो, इधर से आसानी से आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, खत्म किस्सा, दोनों में सेम ही आएगा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर हो जाएगा, और स्मॉल आर क्या है, इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस, स्मॉल आर इज हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ही एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम रख देंगे बाद में, तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू, वो 2 2 वहां पे कैंसिल हो गया होगा, तो ये म्यू 0 आई बाय 2 पाई बचेगा, तो म्यू 0 एक्सक्यूज मी, म्यू 0 आई बाय 2 पाई इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन थीटा इज व्हाट, r बाय r, तो यही स्मॉल r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा r बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू रख दी, आर बाय आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू क्या है, डीएल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I बाय 2 पाई
इंटीग्रेशन 0 to infinity r into dl डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर क्या आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है, एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पावर की एडिशन 1/2 और इधर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो आर डी एल अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अगर आपके पास समय रहता है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, वरना इसकी डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी उसके लिए, एंड दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज 1/r। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 i बाय 2πr। लेकिन अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना, इस जगह पे l के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन को आपने सॉल्व किया होगा जहां पे लिमिट वगैरह चेंज करनी पड़ती है। सो पुटिंग L इज इक्वल टू किसके जगह पे रखेंगे, ये डिफरेंशियल लेंथ है ना, उसी के जगह पे लेंथ के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन आएगी, L इज इक्वल टू R इंटू tan थीटा, दिस इज अ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में तो उसको पहले डिफरेंशिएट करना और फिर लिमिट भी चेंज करना। तो इसको क्योंकि हमें डीएल की जरूरत है, डीएल के जगह पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी थीटा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू आर इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वेयर थीटा। हमें डीएल चाहिए तो डीएल इज इक्वल टू डी थीटा इधर भेज दिया, तो आर इंटू सेक स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गई डीएल की वैल्यू जो हम यहाँ पे रख देंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे, पहले लेंथ की लिमिट क्या है 0, दूसरी क्या है इन्फिनिटी। सो व्हेन एल इज इक्वल टू 0, तो थीटा अभी यहाँ पे डी थीटा आ गया, मतलब थीटा की लिमिट आएगी, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये एल इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू आर टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर उधर शिफ्ट कर दिया, 0/r इज 0, टेन इनवर्स 0 इज 0, तो थीटा इक्वल टू 0 आ गया। एंड व्हेन एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी इंफिनिटी है, L इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय आर इज इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो π/2 कर दिया। ठीक है, तो ये लिमिट चेंज हो गई, ये डीएल आ गया, इसको उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। So therefore from इक्वेशन 3, क्या कहता है इक्वेशन 3, वैल्यू पुट अप करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 i बाय 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी अभी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी के जगह पे 0 टू π/2, तो 0 टू π/2, आर के जगह पे आर ही रहेगा। अब ये आर इज कॉन्स्टेंट, बाहर कर देता हूं, राइट, डीएल की वैल्यू क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अच्छा, एल के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, आर टेन थीटा, तो वहां पे आर टेन थीटा रख देंगे, तो आर एल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इट इज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आर भी मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, आई आर स्क्वायर बाई 2 पाई
into integration from 0 to pi by 2, right? Sec square theta d theta as it is, तो secant square theta into d theta एज इट इज रह गया। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। अब ये आर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा, इस पूरे ब्रैकेट का पावर है 3/2, तो ये आर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो पावर 3/2 लेके बाहर निकलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसका भी पावर वही रहेगा, दैट इज 3/2। कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, ये पावर 2, ये पावर 2 कैंसिल, पावर का डिनोमिनेटर 2, क्योंकि आर टू द पावर 2 इंटू 3/2 होगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज आर क्यूब बचेगा, राइट। एंड देयरफॉर b is equals to mu 0 I r square by 2 pi integration from 0 to pi by 2 sec square theta इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा, टू टू कैंसिल होने के बाद आर क्यूब, ये आर क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec square theta whole to the power 3/2, and therefore magnetic field B is equals to mu 0 I r square by 2 pi, ये आर क्यूब बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 sec square theta, राइट। ये यहाँ पे भी पावर पावर कैंसिल होके सेक क्यूब थीटा बचेगा, तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा बचेगा, तो सेक क्यूब थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या, 1/sec थीटा, और इधर ये आर स्क्वायर और इधर आर स्क्वायर कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 I बाय 2 पाई r इंटू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, ये 1/sec थीटा बचा, 1/sec थीटा इज cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर गया इंटू d थीटा, एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू म्यू 0 I बाय 2 पाई r, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, तो sin थीटा over the limit from 0 to pi by 2, and therefore b is equals to mu 0 I by 2 pi r into साइन ऑफ पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, तो therefore b is equals to mu 0 I by 2 pi r, right? Sin pi by 2 is 1 minus sin 0 is 0, so 1 minus 0 is 1, so 1 into mu 0 I by 2 pi r is mu 0 I by 2 pi r, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोटल वायर, किसी भी अपर हाफ या लोअर हाफ की वगैरह फाइंड आउट करनी है तो देयरफॉर बी ऑफ लोअर हाफ ऑफ वायर या बी ऑफ अपर हाफ ऑफ वायर, ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका आधा कर दो, टोटल का आधा कर दो, तो इट विल बी म्यू 0 I बाय 2 पाई r का आधा इज 4, आई मीन इस पूरे इसका आधा इज 4 पाई r, है ना। म्यू 0 I बाय 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इधर ही रहेगा, इट बिकम्स म्यू 0 I बाय 4 पाई r, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो इस वायर में से करंट फ्लो होगा, पर ये है वायर 1 और ये है वायर 2। वायर 1 में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, राइट। और उसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड इधर वायर 2 के ऊपर एक्सर्ट करेगी, तो उसके वजह से वहां पे फोर्स जनरेट होगा, राइट। सो फोर्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स,
the magnetic force due to magnetic force in wire 2 in wire 2 due to current I2 is क्या है मैग्नेटिक फोर्स F ओके मैग्नेटिक फोर्स इन वायर 2 is F2 due to current in wire 2 I2 is current is I2 right and magnetic field due to wire 1 that is B1 है ना is तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है F2 1 हो जाएगा ये है ना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड वायर में ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन वायर 1 इसलिए F21 विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है I इंटू एल इंटू बी है ना ILB तो ये I एज इट इज L एज इट इज B के जगह पे B1 हो जाएगा राइट और वायर 2 की लेंथ क्या है दैट इज L2 ले लेंगे राइट ये L2 और इधर की L1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू L2 इंटू B1 एंड देयर फोर F21 इज इक्वल टू I इंटू L2 व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक वायर 1 और वायर 1 में से करंट फ्लो रहा है I1 तो अभी हमने फाइंड आउट किया है ना दैट इज नथिंग बट म्यू 0 I R बाय म्यू 0 I बाय 4 पाई R सॉरी 2 पाई R म्यू 0 I बाय 2 पाई R इट इज ये लेंथ दोनों की सेम ही रहेगी तो इसको L1 सॉरी L ही रखते हैं अच्छा ये वायर 2 के में से करंट फ्लो रहा है तो इसको I2 लिखना पड़ेगा राइट तो I2 इंटू एल B1 और B1 की वैल्यू क्या हो गई म्यू 0 B1 मतलब वायर 1 के वजह से उसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा है 1 तो ये हो जाएगा I1 तो म्यू 0 I बाय 2 पाई R अब ये R क्या होता है R क्या था R is nothing but the distance between the wire and point P where the magnetic field is supposed to be produced. Right? तो वो वायर के जगह पे उस डायग्राम में वायर के जगह पे यहाँ पे वायर 1 आया है और जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है पॉइंट P उसके जगह पे वायर 2 आया है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वहां पे R था यहाँ पे D है इसलिए R को हटाएंगे और D लिखेंगे ठीक है तो दिस इज F21 एंड देयरफॉर दिस F21 विल बी इक्वल टू क्या आएगा म्यू 0 बाय 2 पाई ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया I1 I2 into L I1 into I2 into L डिवाइडेड बाय D तो ये हो गया F21 इसमें अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करते हैं मतलब देयरफॉर F21 पर यूनिट लेंथ L ये अगर करते हैं तो ये क्या बचेगा म्यू 0 बाय 2 पाई इंटू I1 I2 डिवाइडेड बाय D तो दिस इज F21 बाय L वही वाई ऑपोजिट करते हैं तो मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इन वायर 1 ड्यू टू करंट I1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 दैट इज वायर 2 दैट इज B2 ये क्या हो जाएगा सिमिलरली अब ये निकालते नहीं बैठना सिमिलरली करेंगे सेम इक्वेशन मिलेगा राइट F21 क्या होगा F21 की जगह पे F12 होगा यहाँ पे I2 की जगह पे I1 L B2 राइट तो I1 L B2 की जगह पे क्या आएगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई D वही रहेगा और इधर F12 तो ये F12 की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 बाय 2 पाई I1 I2 L बाय D सेम ही आंसर मिलता है राइट so similarly F
1 2 is equals to म्यू 0 बाय 2 पाई इंटू I1 I2 इंटू L बाय D। ये F12 होगा एंड F12 पर यूनिट लेंथ भी निकालेंगे तो भी वो इसी के जितनी रहेगी, दैट इज म्यू 0 बाय 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय D। राइट। पैरेलल वायर्स, सॉरी पैरेलल करंट्स अगर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, इंडिकेट्स अट्रैक्टिव करंट। मतलब क्या कि अगर इन दोनों वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है यहाँ पे डायग्राम में, तो इट लुक्स, इट मींस दीज टू, मतलब यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये दोनों वायर्स में, ये फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। लेकिन I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है, मतलब दे आर रिपल्सिव करंट्स, आई मीन रिपल्सिव फोर्सेस वहां पे प्रोड्यूस होंगे। सो एंटी पैरेलल currents will produce, ये अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए यहाँ पे, represents the repulsive forces। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The next is magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire। तो एक सर्कुलर आर्क ले लिया, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। क्या करेंगे, मैग्नेटिक, सॉरी बाय मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मतलब बायट सावर्ट लॉ अप्लाई कर देने का। तो क्या कहता है बायट सावर्ट लॉ, बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायट सावर्ट लॉ दैट dB is equals to म्यू 0 I बाय, सॉरी म्यू 0 बाय 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन ऑफ थीटा बाय आर स्क्वेयर। अब ये साइन थीटा में थीटा किसका बीच का एंगल रहता है, आइडियल बार और आर बार। अब आइडियल बार और आर बार क्या है, ये आर बार है। आइडियल बार क्या रहेगा, मान के चलते हैं यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज DL, ये DL है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, आइडियल बार अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो जो करंट फ्लो होगा वो करंट लेंथ एलिमेंट ये कुछ इस तरीके से रहेगा, दिस इज I DL बार टेंजेंशियली, ठीक है। और ये अगर टेंजेंशियली है तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये है आर बार और ये आइडियल बार, इसके बीच का ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री अगर है तो वो साइन 90 यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देयरफॉर dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 बाय 4 पाई I DL बाय आर स्क्वेयर। वाई, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ थीटा मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री और साइन ऑफ 90 डिग्री मतलब 1। एंगल बिटवीन आइडियल बार और आर बार, इसके बीच का एंगल रहता है 90 डिग्री। तो ये dB की वैल्यू, हमें dB चाहिए क्या, हमें B चाहिए, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द लिमिट फ्रॉम, कहां से कहां, यहाँ पे आर्क के हिसाब से A टू B, लेकिन ये आर्क क्या A टू B ही रह सकता है क्या, इसको पूरा घुमा दिया तो ये सर्कुलर आर्क बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, है ना। और पूरे सर्कल का एंगल इज 0 टू थीटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री के लिए, तो वो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो लिमिट रहेगी 0
0 टू थीटा के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा म्यू 0 by 4 pi I into dl upon r square it is, right? Integration of dB is b is equals to integration from 0 to pi, sorry 0 to theta, 0 to theta, ये म्यू 0 बाय 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो म्यू 0 बाय 4 पाई ये बाहर, करंट भी कांस्टेंट तो आई भी बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन क्या बचा, डी एल बाय आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिमिट है एंगल की और इधर है डीएल, तो क्या करेंगे, डीएल के जगह पे डी थीटा लाना पड़ेगा, तो डी थीटा कैसे आएगा, ठीक है, तो डीएल ऑलरेडी है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये डीएल ये यहां से एक यहां तक के लेके जाएंगे, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये एंगल क्या बहुत बड़ा है, ये इतना एंगल थीटा है, तो ये ऑब्वियसली दिस एंगल इज डी थीटा, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब डी थीटा की अपोजिट वाली क्या है डीएल, तो डीएल बाय रेडियस, रेडियस मतलब क्या हो जाएगी आर, इसको पूरा घुमा देंगे तो इसकी रेडियस क्या है आर है, तो डिवाइडेड बाय आर, हमें क्या चाहिए डीएल की वैल्यू, तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 4 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, डीएल के जगह पे आ गया आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट, तो आर आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक आर और एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन, अब ये डी थीटा से इंटीग्रेशन है तो आर भी बाहर निकल जाएगा, तो आर भी बाहर गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा ओवर द लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा, right, so therefore b is equal to mu 0 I by 4 pi r, right, mu 0 I by 4 pi r, थीटा की जगह पे थीटा रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज थीटा माइनस 0 इज थीटा, तो b आ गया थीटा, आई मीन म्यू 0 I by 4 pi r into थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम फॉर कंप्लीट सर्कल लेते हैं, सो देयरफॉर फॉर कंप्लीट सर्कुलर आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, वो वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रख दी, तो दिस इक्वेशन बिकम्स बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई 2 जा 4 पाई, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू 0 आई बाय ट्वाइस आर, सो दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन, ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, अब ये पूरे वायर के वजह से एक्सिस के ऊपर कितना करंट फ्लो होगा, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, एक्सियल मतलब क्या, एक्सिस, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये करंट लूप ड्रॉ किया है,
और एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया है। एक्स वाई प्लेन को छोड़ के बचती कौन सी तीसरी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी इस जेड एक्सिस पे। अगर आपने एक्स जेड प्लेन में लूप को कंसीडर किया तो ये बन जाएगी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर आपने वाई जेड ले लिया तो एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे लूप के वजह से एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। इस पूरे लूप की रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस। ओ से यहाँ तक के, फिर यहाँ सरकमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट तक के वो जो हो जाएगी रेडियस। फिर हमने क्या किया, इस पूरे लेंथ ऑफ मतलब सर्कुलर आर्क सॉरी सर्कुलर लूप की वजह से हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करते, तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करते हैं। डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया तो यहाँ पे डीएल के वजह से इस एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो लेट अस कंसीडर इस डीएल के वजह से एट पॉइंट पी, लेट अस से दिस पॉइंट एज पी, इस पॉइंट पी पे जो कि स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे है, राइट, ऑन द जेड एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन और सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी प्रोड्यूस होगी, इट विल बी इन दिस वे। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डीएल के वजह से डीबी प्रोड्यूस होगी। और हमें तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मतलब इन इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डीबी। इस डीबी के की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये डीबी जो है ये ऊपर वाला एंगल थीटा परफॉर्म करती है, ठीक है। ये अगर थीटा है तो यही एंगल यहाँ पे बनता है इस डीबी का विथ जेड एक्सिस। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से अब ये डीबी जो है ये एक्सिस पे तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। तो कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये डीबी से एक परपेंडिकुलर इधर आएगा, एक परपेंडिकुलर इधर आएगा, राइट। इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, मतलब उस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये कौन सी होगी, ये हो गई डीबी जेड और ये हो गई डीबी, इसको हम डिनोट करते हैं डीबी परपेंडिकुलर से। तो अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी है, डीबी जेड हो गई। और इस डीबी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डीबी इनटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा की एडजेसेंट साइड है। और डीबी परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लिख देता हूं फिर भी डीबी साइन थीटा। तो ध्यान में रखना, इस डीएल के वजह से पॉइंट पी पे डीबी प्रोड्यूस हुई, उस डीबी का एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है वो है डीबी जेड। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी जेड फाइंड आउट करना है। तो डीबी जेड इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, इट इज डीबी इंटू कॉस ऑफ थीटा मिल रहा है, ठीक है। हमें डीबी जेड नहीं चाहिए, हमें बी जेड चाहिए। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो इंटीग्रेटिंग above equation, so what we'll get, integration of dbz is equals to integration db into cos of theta, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dbz इज bz is equals to db की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ इट इज म्यू 0 बाय 4 पाई I into dl into sin of theta by r square, राइट, इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा, नहीं तो ये थीटा थीटा सेम कंसीडर करेंगे। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 में पहले डीबी की वैल्यू बायट-सावर्ट लॉ का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो बट डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 बाय 4 पाई
I इंटू डी एल इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा, सॉरी, अपॉन आर स्क्वेयर राइट। ये हो गई बायट सावर्ट लॉ के हिसाब से इक्वेशन। अब ये थीटा जो रहता है वो आइडियल बार और आर बार इसके बीच का एंगल रहता है। अब आइडियल बार क्या है यहाँ पे, तो आइडियल बार हो जाएगा ये, है ना, ये डीएल है, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये आइडियल बार कुछ टेंजेंशियली ऐसे जाएगा, तो आइडियल बार हो जाएगा। अब ये आर बार है, इस आर बार का इस आइडियल बार के साथ वाला एंगल कितना बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो देयरफॉर dB is equals to mu 0 by 4 pi I into dl upon r square मिलेगा, since sin of theta is equals to sin of 90 which is equal to 1 होता है। ठीक है, तो ये dB की वैल्यू आ गई। अब ये dB की वैल्यू उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सो ठीक है, और cos थीटा भी निकाल लेते हैं अभी पहले, साथ में एक साथ पूरा का पूरा रख देंगे। तो cos थीटा क्या आएगा, एंड cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एडजेसेंट साइड है r, हाइपोटेन्यूस है स्मॉल r, तो दिस बिकम्स कैपिटल R बाय स्मॉल r। ठीक है, अब स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री की अपोजिट, ये है 90 डिग्री, राइट। तो इसकी अपोजिट हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ही जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो जाएगा, राइट। अब ये सारी वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो क्या कहता है इक्वेशन 1, so therefore from इक्वेशन 1 क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dBz इज bz, राइट, bz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू क्या आई है, म्यू 0 बाय 4 पाई I इंटू डी एल बाय आर स्क्वेयर, राइट, आइडियल बाय आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आर बाय आर स्क्वेयर, इट इज आर बाय आर स्क्वेयर, राइट। एंड देयरफॉर bz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कुछ कॉमन कॉमन निकलेगा, आई मीन कांस्टेंट होंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे, इट इज म्यू 0 I इनटू, ये कैपिटल आर भी कांस्टेंट कॉमन ही है, ये बाहर निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब भी बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इनटू, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, है ना। एंड देयरफॉर bz इज इक्वल्स टू म्यू 0 I r डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, उसका भी पावर क्या है यहाँ पे, पावर 3, तो इट इज पावर 3, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल, राइट। और एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ द करंट लूप, और लेंथ ऑफ द करंट लूप क्या आएगा, ये करंट लूप कैसा है, सर्कुलर ना, तो सर्कुलर करंट लूप की लेंथ क्या रहेगी, इज नथिंग बट इट्स सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर, तो वो रख देंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर bz is equals to mu 0 I r divided by 4 pi into z square plus r square to the power 1/2 to the power 3, मतलब पावर की मल्टीप्लीकेशन पावर में तो 3/2, इट इज z square प्लस r square टू द पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। और लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई इंटू कैपिटल R, तो 2 पाई R हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, ये 2 पाई 2 जा 4 पाई आ जाएगा, ये R सामने आ जाएगा, तो bz देयरफॉर bz इज इक्वल्स टू
म्यू जीरो आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर टू टाइम्स जेड स्क्वेयर plus r square to the power 3 by 2. This is the magnetic field along the z-axis called as axial magnetic field. Mu 0 ir square to the power ir square divided by 2 into z square plus r square power 3 by 2. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप। अब मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप मतलब ये करंट ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर ये करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को घुमा दिया तो थंब जो है आउटस्ट्रेच करने के बाद वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इज ऑल्सो वर्टिकल। तो वर्टिकली ये कंप्लीट करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस तरीके से यहाँ पे घूमेगी, इस साइड में और इधर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस आर नथिंग बट द क्लोज लूप लाइंस होती है। मान के चलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो क्या आएगी? ये सर्कुलर लूप की वजह से अभी हमने देखा। तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज बी जेड आई थी, बी जेड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर टू द अपॉन 2 टाइम्स जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये आया था टू द पावर 3 by 2। इफ जेड इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एट द सेंटर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट सेंटर। सेंटर पे अगर सेंटर ऑफ करंट लूप तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो ये z इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट अप कर दो, तो बी जेड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। जेड के जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वेयर इज जीरो, जीरो प्लस आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर पावर 3 by 2, 2 कैंसिल, आर क्यूब बचेगा तो डिवाइडेड बाय आर क्यूब आएगा। अब ये आर स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वेयर और इधर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो बी जेड की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? म्यू जीरो आई बाय ट्वाइस आर। अगर मान के चलते हैं ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स अगर है, एन नंबर ऑफ लूप्स मतलब ये एक लूप, इसके बाजू में और एक लूप, ऐसे एन नंबर ऑफ लूप्स अगर है तो उस केस में से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। therefore for n number of such loops, n number of loops, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? bz इज इक्वल टू क्या? एक लूप की वजह से ये आई है तो n नंबर ऑफ लूप्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स म्यू जीरो n i बाय 2r, दिस इज bz। ठीक है, इक्वेशन सॉरी 2। राइट, एंड इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब जिस पॉइंट पे एक्सिस z एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्टेंस z ओरिजिन से जो p पॉइंट है वो z इतने डिस्टेंस पे, वो z की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है रेडियस ऑफ द लूप के कंपैरिजन में, इफ z इज इक्वल टू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन ये इक्वेशन क्या बनेगा? इसमें रखेंगे तो देयरफॉर ये z के कंपैरिजन में r को इग्नोर करने का, r को इग्नोर करेंगे मतलब जहां पे कंपैरिजन है r और z की वहां पे, मतलब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में मत रख देना r की जगह पे जीरो, नहीं तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो bz इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जेड स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर। अभी जेड जीरो, आर के जगह पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे निग्लिजिबल है इसलिए जेड के कंपैरिजन में आर इज वेरी स्मॉल, तो आर स्क्वेयर को इग्नोर कर दिया, आर स्क्वेयर निकल गया, जेड स्क्वेयर बचा, जेड स्क्वेयर टू द पावर 3 by 2, 2 कैंसिल, जेड क्यूब, तो ये हो गया जेड क्यूब। ठीक है, तो बी जेड की वैल्यू हमें मिलेगी ये।
अब सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर बी जेड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया, मतलब पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 पाई जेड क्यूब हो जाएगा। और ये पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, एरिया। तो बी जेड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई जेड क्यूब। दिस इज अनदर इक्वेशन। So this as equation number 3, this as equation number 4. And what is I into A? Current multiplied by area is magnetic dipole moment. So but magnetic dipole moment is, क्या होता है, इसको हम m से भी डिनोट कर सकते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो m या म्यू विल बी इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। तो देयर फोर फ्रॉम, है ना, m इज इक्वल टू म्यू, m या म्यू दोनों में से किसी का भी यूज करो। I इंटू ए होता है करंट इंटू एरिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में वो पुटअप कर देंगे I इंटू ए के जगह पे, तो बी जेड की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो m बाय 2 पाई। म्यू मत यूज करो क्योंकि इधर ऑलरेडी म्यू जीरो है, तो म्यू इंटू एम यूज करो, 2 पाई जेड क्यूब। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ। अब ये एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ इज नथिंग बट एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ व्हाट यू कैन से गॉस लॉ। गॉस लॉ कहते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन जीरो, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ कहता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे बी बार आ जाएगा, डीएस के जगह पे इधर डी एल बार आ जाएगा, विल बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट आई। ये होता है। इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर दिया, सॉरी एक करंट कैरिंग वायर है और एक उसके अक्रॉस में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते हैं सर्कुलर लूप, सॉरी एम्पीरियन लूप है जिसमें से डी एल इतने डिस्टेंस पे ये है डी एल। ठीक है, ये रॉड में से करंट फ्लो रहा है आई, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बाय एम्पियर्स लॉ that closed loop integration of b bar dot dl bar is equals to mu zero times I, राइट। और ये I कौन सा रहेगा, यहाँ से अगर मान के चलते हैं बहुत सारे करंट फ्लो रहे हैं I1 I2 I3 I4 और कुछ करंट इस लूप के बाहर भी फ्लो रहे हैं लाइक दिस, तो जो बाहर के करंट है उसको कंसिडर ही नहीं करना है, जो अंदर के करंट है उसको कंसिडर करना है। उसमें भी जो इनकमिंग है, मतलब जो अंदर जिनकी डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव और जो बाहर जाएंगे वो रहेंगे निगेटिव। मतलब डॉट एनसर्कल्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्रॉस एनसर्कल्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये डायग्राम आपके पास है, उस डायग्राम से आप लोग देख लेना। ठीक है, अब बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये हमारा ये होती है मैग्नेट मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन। दिस इज वेरी एनालॉगस विद द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, दैट क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट ds बार इज इक्वल टू
चार्ज मल्टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन इधर भी है इधर भी है, बी बार ई बार की जगह पे बी बार, डीएस बार की जगह पे डीएल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो, मतलब 1/एप्सिलॉन जीरो की जगह पे म्यू जीरो और चार्ज की जगह पे करंट। ठीक है, तो ये एनालॉगस लॉ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये करंट कैरिंग रॉड है, राइट, ये हमें प्रूव अगर करना है, राइट, तो क्या करेंगे हम, रॉड की ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन, ओके। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इफ द करंट आई विल फ्लो थ्रू दिस रॉड। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हम डीएल कंसीडर करते हैं, है ना, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट डीएल, राइट। इसको ये सेंटर से अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा आर इतने डिस्टेंस पे, दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ आर, ये एंगल हो जाता है डी थीटा, राइट, दिस एंगल इज डी थीटा, और ये है डीएल, राइट। तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट, बी बार या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड अगर हम देखते हैं तो बी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट की थी, इट वाज म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर इट इज, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है, बी रॉड हो गई और डीएल की वैल्यू क्या हो गई, एंड डीएल इज इक्वल टू ये डीएल, यहाँ पे हमने अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया तो डी थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज नथिंग बट स्मॉल आर, ठीक है। तो ये डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज आर इंटू डी थीटा, ये डीएल की वैल्यू हो गई आर इंटू डी थीटा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार की जगह पे ये इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन है बी इंटू डीएल हो जाएगा, ये है ना, इज नथिंग बट बी इंटू डीएल, मतलब बी और डीएल इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, डॉट है मतलब कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, इसका मतलब थीटा इज कॉस थीटा की वैल्यू 1, मतलब बी बार और डीएल बार इसके बीच का एंगल रहेगा 0 डिग्री, राइट, बी इंटू डीएल विच इज नथिंग बट इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन, बी की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई स्मॉल आर इंटू डीएल, डीएल की वैल्यू क्या है, आर इंटू डी थीटा, कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, तो ये सॉरी ये आर आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, राइट, एंड देयर फोर ये म्यू जीरो आई बाय 2 पाई ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई ये बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज व्हाट, so therefore closed loop integration of b bar dot dl bar, ये लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रख दिया, ये इक्वल्स टू म्यू जीरो आई बाय 2 पाई, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रह रहेगी कितनी रहेगी, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई रहेगी इनटू दिस इज आल्सो 2 पाई, तो ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई इट इज, so this is the Ampere's circuit law, you can prove like this. The next is मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में से
करंट फ्लो रहा है I, और इसके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, n नंबर ऑफ टर्न्स, और मान के चलते हैं ये टोटल करंट है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो स्मॉल I इज नथिंग बट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सिंगल टर्न, राइट, ऐसे कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, तो देयरफॉर टोटल करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल करंट I is equals to number of turns multiplied by current flowing through each turn, that is n into I हो जाएगा, है ना, इट इज नथिंग बट n into I। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो I कैन बी इक्वल्स टू n by L, मतलब मैंने इसके लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, लेंथ से डिवाइड किया तो लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और करंट I ऑलरेडी इट इज देयर, राइट, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाय एल, म्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसके जगह पे n रख देंगे I इंटू एल, तो ये हो गया टोटल करंट। इस टोटल करंट को एम्पियर सर्किटल लॉ के इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज B इंटू एल इज इक्वल टू, राइट, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL आएगा, B इज एज इट इज कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ DL इज L, राइट, इस हिसाब से इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स I रहता है, तो ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन में B बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज L, तो ये DL आ जाएगा म्यू जीरो एज इट इज इंटू I की वैल्यू ये रख देंगे N I L, राइट, तो ये कैपिटल L कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की वैल्यू आ जाएगी म्यू जीरो n into I, where small n is nothing but the number of turns per unit length it is, ठीक है, चलो, the last is nothing but the toroid। toroid क्या होता है, toroid is nothing but the what you can say अगर हमने सोलेनॉइड को गोल सर्कुलर फैशन में इस तरीके से घुमा दिया, राइट, सर्कुलर फैशन में अगर इसको घुमा दिया सर्कल में, सोलेनॉइड को घुमा दिया, तो दिस इज नथिंग बट द टोरॉइड, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ, क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, दैट B into L is nothing but equals to mu zero times I, ठीक है, या क्लोज लूप इंटीग्रेशन B बार डॉट DL बार या B into DL भी करते हैं, तो भी इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स I, राइट, ठीक है, अब ये I मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर B into L इज इक्वल्स टू, ओके, क्लोज लूप इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो व्हाट विल गेट, क्लोज loop integration of B bar into DL bar, that is B into DL, so therefore B बाहर आ गया, integration of DL is L is equals to mu zero times I, total current है I, जो कि number of turns multiplied by current flowing through each turn, that is small I, right, और ये length क्या हो गई, length of toroid, मतलब ये length that is circumference of the circle which is equals to what, V into 2 pi capital R, where capital R is nothing but the radius of this toroid, so B into 2 pi R हो जाएगा is equals to mu zero n times I, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 2 pi R को, mu zero n I divided by 2 pi into capital R, this is the magnetic field of a toroid. So this is what all about here this chapter, that is
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू शुड leave some comment on video along with if you like it then do like, share and subscribe the channel. Thank you.